ग्लोबल केयर फाउंडेशन ने इस्लाम जिमखाना के सहयोग से टुगेदर लेट्स फ्री प्रिजोनर्स शीर्षक से अपना वार्षिक कार्यक्रम मुंबई के इस्लाम जिमखाना आयोजित किया। यह कार्यक्रम वंचित कैदियों की रिहाई, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समावेशन के पक्ष में जागरूकता बढ़ाने हेतु समर्पित था, जिसमें न्याय, गरिमा और करुणा के मूल्यों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। सामाजिक रूप से जिम्मेवार दानदाताओं के सहयोग और ज़कात के उचित उपयोग के माध्यम से ग्लोबल केयर फाउंडेशन अब तक 1500 से अधिक कैदियों की रिहाई में सफल रहा है। इस वार्षिक कार्यक्रम में प्रख्यात अधिवक्ता, सामुदायिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ जफर सरेशवाला, IPS कैसर खालिद, समीर सिद्दीकी, जफर सरेशवाला, विधायक आमीन पटेल, अधिवक्ता यूसुफ मुच्छाला, अधिवक्ता मुबीन सोलकर, अधिवक्ता यूसुफ अब्रहानी, मुफ्ती अशफाक काजी और अन्य संस्था के लोग उपस्थित थे। मैं इसको समाज के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। समाज में हैव और हैव नॉट के दरमियान जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए ये नामुनासिब चीज़ है कि कुछ लोग समाज में ऐसे हों जो बेइंतहा अमीर हों और कुछ लोग ऐसे हों जो अपनी आज़ादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए अपना बेल बॉन्ड का पैसा भी नहीं भर सकें। बेशक पैसे कमाइए, बेशक आगे जाइए, बेशक प्रोग्रेस कीजिए ज़िंदगी में, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक नज़र उन पे भी जो आपकी तरफ फॉर्चुनेट नहीं है, खुशकिस्मत नहीं है, उनका क्या है। तो एक तो बड़ी बात ये है। दूसरी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ किस खित्ते से कौन सा आदमी किस इलाके में किस ज़रूरत के तहत जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ गलती हो गई, कुछ और चीज़ हो गई, वहाँ पे वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। जब हम अपने घर में, अपने इलाके में रहते हैं, लोगों को जानते हैं, लोग हमको जानते हैं, अपनी मदद के लिए आ भी सकते हैं, लेकिन अपने वतन से, अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर आप कहीं पे हैं तो आपकी मदद के लिए कौन आएगा। और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे से, एक लंबे वक्फे से जेलों में बंद है। हालांकि अब तो कानून में ये अमेंडमेंट भी हो गया है, बल्कि नया जो कोड आया है उसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ भी है कि सजाए मौत या उम्र कैद के अलावा हर ऑफेंस में कोई आदमी अंडर ट्रायल है जो कन्विक्ट नहीं हुआ है, अगर वो मैक्सिमम पनिशमेंट का आधा हिस्सा ऑलरेडी काट चुका है और उसका केस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उसका केस का जजमेंट नहीं आया है, तो उसको राइट बनता है कि वो जमानत पे रिहा हो जाए। एक दूसरी बात, एक बहुत बड़ा, मतलब मैं अभी अपनी गुफ्तगू में कह भी रहा था, करीब 70% लोग जेलों में ऐसे हैं, टोटल कैदी जितने हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जो अभी कन्विक्ट नहीं हुए, जिनका मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है, और ये कभी कभी सालों साल रहते हैं। साहब, जेल में रहना सिर्फ हम जैसा समझते हैं कि एक आदमी बाहर था अंदर हो गया, ऐसा नहीं होता है। जेल में रहना एक बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज है। आप उस खानदान का सोचिए। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी को कोट करूंगा, जो नेशनल लीगल एड्स, जो नेशनल लीगल सर्विसेज एजेंसी के एक इसमें मीटिंग में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग तो सिर्फ इसलिए पैरवी नहीं कर पाते हैं कि जो बची खुची ज़मीन, मकान, बर्तन है वो ना बिक जाए। ऐसे लोगों के लिए क्या है। तो मुझे खुशी है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन और इस जैसे बहुत सारी तंजीमें आज इस मुल्क में मौजूद हैं जो इन लोगों के लिए कोशिश कर रही हैं, जिनकी उनको मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन मानिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और अभी जो काम हो रहा है छोटा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि अंधेरा कितना भी घना हो, कितना भी धूप हो, कितना भी डार्क हो, एक रोशनी की हल्की सी शम्मा भी उसको दूर करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक रोशनी की शम्मा बनकर उभरा है। 1600 लोगों को बेल दिलाना, उन्हें छुड़ाना कैद से, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हम तो एक आदमी का बेल कराने में 2 साल कभी कभी लग जाते, कभी 4 साल लग जाते। साहब, एड़ियाँ घिस जाती हैं, जूते और चप्पल को तो जाने दीजिए, मकान बिक जाते हैं, ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाकर कोई मामला फाइनल होता है। 1600 केस कितना बड़ा केस है। तो मैं समझता हूँ कि समाज को हमेशा चैरिटी करते वक्त ऐसे लोगों का, ऐसी तंजीमों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ होता है जिसको अब पर्सनल ज़रूरत होती है, कि पर्सनल ज़रूरत किसी की आपने पूरी कर दी, कोई भूखा उसको खाना खिला दिया, और एक होती है जिसको कहते हैं कि सोशल रिक्वायरमेंट जो है। सोशल रिक्वायरमेंट में ये चीज़ आती है कि जो लोग हैव नॉट्स हैं, जो लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो घिर गए हैं, जो फंस गए हैं, उनको मदद हम करें।
तो मैं समझता हूँ कि समाज के लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। और मैंने डे वन से इस तंजीम को ये बात कही है, एडवाइस किया है कि आपके काम में कभी भी मजहब, मिल्लत, कौम, रंग, नस्ल, इलाका, जुबान ये चीज़ नहीं आएगी। आप लिस्ट उठाइए, जो सबसे ज़्यादा टाइम से है कैद, पहले उसका केस लीजिए। और मुझे खुशी है कि वो ये काम कर रहे हैं। आज ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में हो रहा है, इस्लाम जिमखाना के साथ के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है। यूसुफ बुचाला साहब मौजूद है, यूसुफ हरानी साहब मौजूद है, जफर सरहद वाला साहब मौजूद है, तमाम लोग यहाँ पर, एक अंजुमन जो है पूरी यहाँ पर मौजूद है। 6 साल पहले मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था। वो फर्स्ट प्रोग्राम था, उसके अंदर 50 लोगों को रिहा कराया गया था। क्या होता है कि क्राइम दो तरह का होता है, एक इंटेंशनली होता है और एक अनइंटेंशनली होता है। कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, मगर किसी ने पहली बार गलती से उसके हाथ से क्राइम हो गया है या उसने क्राइम नहीं किया और हालात ने उसको उस शिकंजे में फंसा दिया, तो उसको छुड़ाना, उसको रिहा करना, यह हमारा फर्ज बनता है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से काम करता है। जो 50 लोगों को पहले साल में रिहा कराया था, उसके 1600 से ज्यादा लोग हो गए। लोगों से गुजारिश है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन, आबिद साहब, उनके सभी साथियों को हर तरह का ताउन करें। बड़ी अच्छी टीम है। वो बेकसूर लोग जो अपनी फैमिली से दूर और जिनके पास छोटी छोटी रकम नहीं है बेल देने की या वकील को हायर करने के काम करता है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी आपके द्वारा, कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन को सपोर्ट करो। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों को सिर्फ रिहा नहीं करवाता, उनको रिहेबिलिट करता है। डोंगरी चिल्ड्रन होम है, उनके अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया है, परमिशन लेकर के वहाँ लोगों को डी एडिक्ट किया जाता है। एक अच्छा कॉज है, उनकी मदद करनी चाहिए। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो प्रोसेस के लिए काम करती है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए आप? देखिए, शायद मुंबई या महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी संस्था है ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन। हर महीना कम से कम 50-60 लोग छूटते हैं। किसी बच्चों को या किसी आदमी को छुड़ाने वाली बात नहीं है, बल्कि उनको जेल के बाद आने के बाद उनको रिहेब करना, उनको सोसाइटी का हिस्सा बनाना, फिर उनको काम पे लगाना, उनको ट्रेन करना, उनको उनकी जो लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी उसको फिर से रीएडजस्ट करना, ये बहुत बड़ा नेक काम है। और ख़ास करके मैं मुसलमान हूँ, हमारे यहाँ तो हदीस है इसके ताल्लुक से कि कैदी को छुड़ाना बहुत बड़ा नेक काम है। तो ये मैं समझता हूँ आबिद ग्लोबल केयर के जो आबिद है वो बहुत बड़ा काम करते हैं और जिमखाना उनको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि हमको ये काम मेरे बहुत दिल के करीब है और पिछले 6 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि दिन पर ये और मजबूत हो, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे आज भी बेकसूर जो जेलों में हैं, या जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार कोई छोटा मोटा गुनाह कर दिया है और जिनका गुनाह बहुत छोटा है और जिनको 5-10 हज़ार भरने के लिए वो जेल में काफ़ी लंबा टाइम रहना पड़ता है। तो ये संस्था एक बड़ा, उनके लिए बड़ी, समझो ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको बच्चों को बाहर निकालती है। काफ़ी ऐसे केसेस है जहाँ औरतें जेलों में है, कोई छोटे बड़े झगड़े हुए उसकी वजह से, उनको बाहर निकालना, उनकी पूरी फैमिली को रीएडजस्ट करना, उनको वापस नई जिंदगी देना, सोसाइटी का हिस्सा बनाना, ये बहुत बड़ा काम है। अभी मैंने कहा था कि इससे पहले कि मुस्लिम परिवार जो है सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या वजह है इसकी? देखिए, ये हम लोग पॉपुलेशन हमारा 14% है, लेकिन जेलों में लगभग मोर देन 50% हमारी कौम के लोग हैं। इसकी बहुत सारी वजह है। तो नाइंसाफ़ी है, एक जुल्म ज्यादती हमारे ऊपर है, प्लस मतलब छोटे मोटे ऑफेंस के लिए हमारे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे हमारे लोग जेलों में हैं जो 5-10 हज़ार रुपये नहीं भर पाते, जिसकी वजह से वो जेल से छूट नहीं पाते। काफ़ी केस ऐसे हैं कि जो ऑफेंस की सज़ा है उससे ज़्यादा जेल काट चुके हैं वो लोग, उसके बाद भी जेलों के अंदर है। सर, क्या लगता नहीं आपको कि तालीम की कमी तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं बार बार कि हमारी कौम में बहुत बड़ी कमी तालीम की, लेकिन अब अभी आहिस्ते आहिस्ते माहौल बदल रहा है। अब हमारे बच्चे काफ़ी हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा पढ़ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह फ़र्क आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे एक ऐसी गवर्नमेंट है या ऐसी पुलिस फोर्स है जो तुमसे नाइंसाफ़ी करती है या तुम पर गलत सलत केस लगाती है, अब जैसे आप देख लीजिए कि जो 12 बच्चे थे जेलों में 19 साल तक ट्रेन ब्लास्ट के अंदर, इनोसेंट है। हाईकोर्ट ने कहा इनोसेंट, लेकिन 19 साल बाद कहा ना, जब तो उनकी लाइफ खराब हो गई, उनकी पूरी फैमिली तितर बितर हो गई। तो ये सब नाइंसाफियां होती है हमारे ऊपर। तो आने बिल्कुल मजबूत करने का आज का फंक्शन इस काम के लिए है कि इसको बहुत मजबूत किया जाए। जो फंड जमा होता है उसको 2-3-4 गुना करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोग छूट सके। और अभी कम से कम 1600 लोग छूट चुके हैं पिछले 5-6 साल में। हम चाहते कि नंबर डबल हो जाए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आप आए यहाँ पर।
ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो मेन काम है वो ये है कि जो जेलों के अंदर ऐसे कैदी जो पहली बार जेल में गए किसी वजह से, हो सकता है कुछ हो, या तो वो जजमेंट में बाद में आएगा कि वो कसूरवार है कि नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स उनको रिलीज करना, उनके बिहाफ में कैश बेल भर के, और आफ्टर रिलीज उनको रिहेबिलिटेट करना ताकि वो उस तरफ वापस से ना जाएं। ये पहली कोशिश है कि जेल के अंदर, क्योंकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है और जेलों में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन हैबिचुअल्स हैं उनको निकाला जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। आपने कहा था कि एक परिवार के एक कैदी के साथ उसका पूरा परिवार जो है सेक्रीफाइस हो जाता है, उसमें सफर करता है, तो उनके लिए ग्लोबल फाउंडेशन क्या करता है? सबसे पहली बात तो आपको बताऊं कि अब तक के ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से 1600 से ज़्यादा रिलीज हो चुके हैं जो कैदी रिलीज हुए। जब तक अगर वो जेल में हैं, किसी वजह से उनके घरों में तकलीफ है, हम उनको रेशनिंग के लिए, उनके घरों में जो दूसरे अफराद हैं उनके जॉब के लिए हेल्प करते हैं, और जब वो कैदी रिलीज हो जाता है तो उसको भी हम रिहेबिलिटेशन के लिए उनको जॉब, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन या दूसरी चीज़ों के लिए उनको मदद करते हैं ताकि वो लोग वापस से उस तरफ आ जाए। हमारे इन हाउस टीम में 9 लॉयर्स हैं और हमारा जो पैनल है आउटसाइड बहुत सारे, मतलब 40 to 50 लॉयर्स हमारी टीम में हैं जो कि अलग अलग कोर्ट्स के थ्रू और अलग अलग जुरिडिक्शन में वो काम करते हैं। ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो आइडियाज है जो कैदियों को छुड़ाने का, वो किस तरह से आपके दिमाग में आया और कब से शुरू हुआ है? पिछले 7 सालों से हम इस पे फोकस होकर काम कर रहे हैं और हमारा ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से सिंगल एजेंडा पे काम चलता है जो कि क्राइम प्रिवेंशन जिसको बोला जाएगा, उसमें प्रिजनर रिलीज और उसके अलावा अदर जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, इस तरीके से प्रोग्राम होते हैं। ये आइडिया इसलिए आया कि बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको नेग्लेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम ऐसे एनजीओ जो इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि जेलों के अंदर काफ़ी लोग हैं लेकिन उनके पुरसाने हाल कोई नहीं, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, तो हमने उस टॉपिक को चुना एज पर रिसर्च कि वहाँ पर कितनी ज़रूरत है, तो उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद कुछ 50 लोगों तक रिलीज नहीं था, हमने डे 1 से स्टार्ट किया, एक नंबर से। पहला प्रोग्राम जो हुआ था वो उस वक्त हुआ था जब हमारे पास 50 रिलीजेस हो गए थे जो मैंने जिक्र किया, और अभी 1600 हो गए। अब अमीन पटेल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है और आगे जाकर अगर वो हाउस में आवाज़ उठाते हैं और एक्टिवली कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा फोकस जो है हमारे अपने काम में है। हम पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हमारे अभी तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। म्हणजे ग्लोबल केअर फाउंडेशनच्या या प्रोग्रामला मी पहिल्यांदाच आलो, परंतु आता काही स्पीचेस ऐकले, अतिशय म्हणजे या ग्लोबल केअर फाउंडेशनचं जे कार्य आहे ते समाजामध्ये फार क्वचित लोकच ते कार्य करत असतील, अशा पद्धतीचं कार्य। जेलमध्ये असलेली जी काही कैदी असतात ज्यांच्यावरती आरोप निश्चित होत नाही आणि त्यांना बेल होते, आणि ती बेल झाल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी सोडवण्यासाठी जी काही व्यवस्था असते ती व्यवस्था उपलब्ध नसते, त्यावेळेला ग्लोबल केअर फाउंडेशन त्यांना ती व्यवस्था उपलब्ध करून देते आणि त्यांना बाहेर सोडवण्याचं काम करते। एवढंच नाही तर आतमध्ये ग्लोबल केअर फाउंडेशन जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांची काय अवस्था आहे, काय परिस्थिती आहे, तिथे कशा पद्धतीने ते राहतात, त्यांना कशा पद्धतीने ठेवलं जातं, आणि त्या ठेवलेल्या परिस्थितीमध्ये त्यांच्यावरती काय मानसिक आणि शारीरिक त्रास होतो, आणि त्या मानसिक शारीरिक त्रासामुळे असे किती कैदी असतात ज्यांच्यावरती आरोप निश्चित व्हायच्या आधीच ते दिवंगत होतात, मृत्यू पडतात। अशा विविध स्तरावरती या ठिकाणी वक्तृत्व केलं जाते, या ठिकाणची वस्तुस्थिती मांडली जाते, कायद्यात असलेल्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्या त्रुटी कशा लवकरात लवकर दूर केल्या पाहिजेत, ज्याच्यामध्ये जे निष्पाक आहेत ज्यांच्यावरती कायद्याच्या कचडीतल्या काही चुकीच्या कलमांमुळे त्यांना तुरुंगात डांबलं जातं आणि त्यांच्या प्रकृती तो गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत त्यांच्यावर कसा अन्याय झालेला असतो, आणि काही वेळेला तर असं होतं की एखाद्याला तिथे डांबलं जातं आणि त्याच्यावरती नंतर मग FIR पण दर्ज होत नाही, तो तेवढा कालावधी त्याचा जेलमध्ये जातो, आणि त्या जेलमध्ये गेल्यानंतर त्या व्यक्तीला काही यातना होतात की माझ्यावरती कुठला आरोपच सिद्ध झाला नाही, माझ्यावरती कुठला गुन्हा सिद्ध झाला नाही, एवढे दिवस मी आतमध्ये का राहिलो, कोणत्या, तो जो मानसिक शारीरिक त्या व्यक्तीला होतो, त्याच्या घरातल्यांना होतो, त्या कुटुंबापासून तो लांब राहतो। या सगळ्या बाबतीतलं इथे वक्तव्य केलं जातं आणि ही वस्तुस्थिती आहे।
या वस्तुस्थितीला कुठेतरी सरकारने याला म्हणजे वाचा फोडली पाहिजे आणि याच्यातून मार्ग काढले पाहिजे. आपण सरकारचा विषय काढला आणि सरकारी मार्ग काढायला पाहिजे. कारण की आपण आमदार आहात आणि आता काही दिवसानंतर असेंब्ली सुरू होणार आहे, सेशन लागणार आहे, त्यामध्ये आपण या सगळ्या मुद्दे घेऊन उचलणार आहात. निश्चितपणे या विषयावरती जेव्हा चर्चेचा विषय येईल त्यावेळेला याच्यामध्ये सहभाग होऊन आपण त्या ठिकाणी वाचा फोडण्याचं काम करू. थँक्यू. धन्यवाद. कि हमारे आबिद भाई पिछले कई सालों से बहुत ही ज़बरदस्त काम करते आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो जिनकी बेल हो चुकी है मगर बेल अमाउंट की बंदोबस्त या उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं तो उसका बंदोबस्त कर सके, उन बच्चों को जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, उनको आबिद भाई जेल से निकालते हैं, उनका मुकदमा लड़ते हैं, उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनको सही राह पर लाना। इसके लिए पिछले 6 महीने पहले तो 1000 ऐसे बच्चों को ये क्रॉस कर चुके थे। एवरी मंथ ये तकरीबन 100 से ऊपर बच्चों को छुड़ा रहे हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू यूसुफ अबरानी साहब, हमारा जिमखाना, हमारी सेवा संस्था इनके साथ जुड़ी है और आगे भी इंशाल्लाह जुड़े रहेगी।